गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है वर्तन मिश्रा और वेक्टर की क्लास को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। जैसा कि मैंने कल की क्लास में बताया था कि कुछ कुछ चीज़ें रहेंगी जिसमें मैं एनिमेशन बोल रहा हूँ या फिर आप उसको बोल सकते हो सिमुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे वेक्टर्स को समझा जा सकता है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। और कल की क्लास अगर किसी ने मिस करी होगी या पिछला लेक्चर अगर किसी ने मिस किया होगा तो प्लीज एक बार उसको देख लेना, वहां से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, तो आज की क्लास को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। ओके, सो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ R1 R2 ये वाला एनिमेशन आपको दिखाया था कि ये वाला आपका रेड कलर वाली लाइन जो है वो आपकी R1 वेक्टर है, ब्लू कलर वाली लाइन जो है वो आपकी R2 वेक्टर है, और फिर कल लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, उसकी तरह उसकी बिहाफ में आप कैसे R1 प्लस R2 वेक्टर का रिजल्टेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा रिवाइज कर दूं तो मैंने बताया था कि अगर R1 और R2 जिसको मैंने A और B लिया था उनके बीच का एंगल अगर थीटा है, आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो रूट ओवर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 cos थीटा। और उसके बाद मैंने अल्फा और बीटा के बारे में समझाया था कि अगर दो वेक्टर है, जैसे अगर मान के चलो ये पहला वेक्टर है, ये वाला R1 वेक्टर और ये वाला आपका R2 वेक्टर है, तो मैंने बताया था इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा मतलब ये ऐसे आएगा, ये R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर होगा, और इसको मैंने कुछ एक R वेक्टर का नाम दिया था। ये वाला एंगल मैंने स्पेसिफाई किया था अल्फा, और मान के चलो ये वाला एंगल मैंने स्पेसिफाई किया बीटा। तो आप देख सकते हो, रिवाइज करना आप कि मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था कि अगर tan अल्फा आपको लिखना हो, R2 के साथ एंगल लिखना हो, तो R1 आपको न्यूमरेटर में रहेगा R1 sin थीटा डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 cos थीटा, ऐसे रहेगा। सिमिलरली अगर आपको बीटा एंगल लिखना हो तो tan बीटा इक्वल्स टू आप बोल सकते हो बीटा एंगल आपका R1 के साथ है तो R2 sin थीटा डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 cos थीटा। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया था कि इनके बीच का कंप्लीट एंगल जो है दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, ये पूरा एंगल आपका थीटा रहेगा। अब ये वाली चीज मैंने बता दी थी तो इसको मैं इरेज कर सकता हूँ फिलहाल के, ये जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस मैंने आपको बताया। अब जरा सिमुलेशन से देखते हैं। मैंने जो एक इम्पोर्टेंट बात कल बोली थी कि जैसे जैसे किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ शिफ्ट होता है। जैसे मान के चलो पहले सिमुलेशन में ध्यान से देखते रहना, सब लोग सिमुलेशन प्लीज ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अगर आप इसको मिस करोगे तो आगे वाली चीज समझने में दिक्कत होगी। R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं 3 यूनिट ले रहा हूँ, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं 3 यूनिट ले रहा हूँ। आप देखो एंगल 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री इसलिए क्योंकि R1 एंड R2 का मैग्नीट्यूड सेम है, R1 एंड R2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट वेक्टर एकदम बीचों बीच आएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको हेल्प करेगा छोटी छोटी चीजों करने में, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, इफ R1 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर सेम सेम है, देन रिजल्टेंट वेक्टर will be along angle bisector, along angle bisector। मैंने बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा वो एंगल बाइसेक्टर के along रहेगा। जैसे अगर आप इसको प्रूव करना, जैसे यहाँ पे तो आपको दिख गया कि सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि R1 और R2 90 डिग्री पे है तो 45 डिग्री पे आ गया, बट क्या होगा अगर मैं R1 को 120 डिग्री पे लेके जाऊँ, 120 डिग्री पे यहाँ पे लेके जाऊँ 120, तो क्या आप प्रूव कर सकते हो 60 डिग्री पे आएगा? जरा प्रूफिंग करके देखते हैं। तो अगर मान के चलो कि मैं कोई एक ऐसे लिया R1 वेक्टर, ऐसे लिया कोई R2 वेक्टर, और मैंने बोल दिया है कि R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम है। इसको मैं x ले लेता हूँ, ये आपका प्रूफ वाला पार्ट, ये आपकी प्रूफिंग वाली पार्ट, प्रूफ कि ये जो लाइन लिखा है ना उसको मैं प्रूफ कर दिखा रहा हूँ। अब मैंने बोला कि मान के चलो रिजल्टेंट वेक्टर इस लाइन के अलॉन्ग आ गया, कैपिटल R वेक्टर इस लाइन के अलॉन्ग आ गया। मान के चलो ये वाले एंगल को मैं अल्फा लेके चल रहा हूँ, मुझे दिखाना है कि अल्फा और बीटा दोनों सेम है। एंगल बाइसेक्टर अगर मैंने बोला है इसका मतलब बीचों बीच पास क्या होगा, मुझे ये प्रूव करना है कि अल्फा और बीटा दोनों सेम है।
तो मुझे पता है कि tan अल्फा इक्वल्स टू अल्फा एंगल r2 के साथ है, मैं बोल सकता हूँ r1 sin थीटा डिवाइडेड बाय r2 प्लस r1 cos थीटा। अब tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ मैं, r1 भी x है तो x sin थीटा डिवाइडेड बाय r2 भी x है, x प्लस x cos थीटा, ऐसे लिखूंगा मैं। अब जरा देखो, tan अल्फा इक्वल्स टू x sin थीटा डिवाइडेड बाय, इसको मैं x कॉमन ले सकता हूँ 1 प्लस cos थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ, x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ मैं, tan अल्फा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा को मैं यहाँ पे एक लाइन बगल में लिख देता हूँ, cos थीटा को मैं cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब आप सब लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, 2 थीटा बाय 2 आप सब लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा ऐसा होता है। इस cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसा। अब देखो tan अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा को मैं cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ। यहाँ से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ध्यान से देखते रहना, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी पॉज करके प्लीज एक बार चेक कर लेना, पॉज करके एक बार फिर से चेक कर लेना। अब देखो कैलकुलेशन आगे बढ़ रहा है, tan अल्फा इक्वल्स टू, अब sin थीटा को आप सब लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ा होगा, इसको मैं 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ। प्रूफ कर रहा हूँ आपके लिए, डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2 ऐसे लिख सकता हूँ। cos स्क्वायर थीटा बाय 2 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आगे मैं बढ़ूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू, देखो तो एक cos थीटा बाय 2 एक cos थीटा बाय 2 उड़ गया, कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 यही आ गया। अब यहाँ से अगर आप चेक करो तो अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, थीटा बाय 2। अब आप स्मार्ट डायग्राम पे वापस जाओगे, आप देखोगे कि सर r1 एंड r2 के बीच का एंगल जो आपने थीटा एज्यूम किया है वो पूरा थीटा था। r1 एंड r2 के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल जो था, ये पूरा एंगल थीटा था। अल्फा की वैल्यू थीटा बाय 2 आई है, दैट मींस बीटा जो बचा होगा वो भी थीटा बाय 2 होगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरा एंगल थीटा है, उसमें से अल्फा आ गया थीटा बाय 2, दैट मींस बीटा जो वैल्यू आएगी वो भी थीटा बाय 2 आएगी। इसका मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ अगर अल्फा की वैल्यू थीटा आई है, दैट मींस वी आर ट्राइंग टू से कि बीटा इज आल्सो थीटा बाय 2, अल्फा एंड बीटा सेम आया, स्टेटमेंट आपका प्रूव हो गया। आपका स्टेटमेंट यही कह रहा था ना कि अगर r1 एंड r2 के मैग्नीट्यूड सेम हुए देन रिजल्टेंट वेक्टर विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर। सिमुलेशन में आपने देख भी लिया कि अगर मैं r1 को भी 3 रखूं, r2 को भी 3 रखूं, 45 पे आ रहा है, एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा है। कल को कोई ऐसा क्वेश्चन दिया उन्होंने कि एक पर्टिकुलर कोई वेक्टर का सेट है जिसमें रिजल्टेंट वेक्टर एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा है, इसका मतलब आपको पहले ही जज कर लेना है कि दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर या r1 r2 वेक्टर उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तभी एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। और इसको लेके मैंने यहाँ पे आपकी प्रूफिंग कर भी दी है कि अल्फा भी थीटा बाय 2 आया, बीटा भी थीटा बाय 2 आया। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी मैं स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ इसका मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिमुलेशन के थ्रू देखते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पैरेललोग्राम मेथड। जैसे मान के चलो मैंने बताया था कि अगर आप किसी भी एक वेक्टर को इंक्रीज करो, अगर आप किसी भी एक वेक्टर को इंक्रीज करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ शिफ्ट होगा। जैसे कि r1 को इंक्रीज किया 3, अभी देखो r1 और r2 सेम है, थीटा 45 डिग्री है, r1 को बढ़ा के 4 कर दो, देखो थीटा 53 डिग्री आ गया, दैट मींस रिजल्टेंट वेक्टर आपका r1 की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये एंगल बढ़ रहा है मतलब ये r2 से दूर जा रहा है। 5 कर देता हूँ, देखो 59.04 डिग्री आ गया, दैट मींस r2 से दूर हो रहा है, r1 के पास जा रहा है। तो अगर आप r1 की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर की तरफ शिफ्ट होगा। अब किसी ने बोला नहीं सर उल्टा करके देखते हैं, r2 को बढ़ा के देखो जरा, r2 आपका 3 है, r1 भी 3 है, थीटा 45 डिग्री, r2 को बढ़ा के 4 कर रहा हूँ, r2 बढ़ा के 4 कर दिया, देखो ये एंगल कम हो गया, मतलब ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर r2 वेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ है। और थोड़ा बढ़ा देता हूँ,
5 कर देता हूँ, तो दैट मींस रिजल्टेंट वेक्टर आपका फिर से बड़े वाले वेक्टर जो R2 वेक्टर को आपने बढ़ाया है उसकी तरफ शिफ्ट हुआ है। दैट मींस अगर दो वेक्टर दिए हुए हों, उसमें से जो बड़ा मैग्नीट्यूड का रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन रहेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर बड़े वाले वेक्टर से कम एंगल बनाएगा। देखो कम एंगल बनाने का मतलब उस तरफ शिफ्ट हो रहा है, और इधर से ज्यादा एंगल बना रहा है मतलब उससे दूर जा रहा है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये लिखूंगा कि रिजल्टेंट वेक्टर will be more inclined towards that vector which is higher in magnitude, और इसको आप दूसरे वे में ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि रिजल्टेंट वेक्टर दूसरे वे में कि रिजल्टेंट वेक्टर will shift towards that vector whose magnitude we are increasing continuously तो आपको मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया। अब अगर कोई पूछता है कि सर इसका आप प्रूफिंग दे सकते हो क्या, प्रूफ दे दूंगा मैं, कोई इशू नहीं है, प्रूफ दे दूंगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। बट अगर हाँ आपका अगर मन करता है तो चलो देख लेते हैं इसका प्रूफिंग पार्ट। प्रूफ देखो, ये लिया मान के चलो फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। सिमुलेशन में आपका R1 R2 लिखा हुआ है, ए वेक्टर बी वेक्टर लिखा, और इसका रिजल्टेंट जो आया ये आया मान के चलो R वेक्टर। मैंने बोला है कि अगर मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड अगर मैं बढ़ाता हूँ तो वेक्टर उसकी तरफ शिफ्ट होगा। मान के चलो ये एंगल अल्फा लिया, ठीक है, और टोटल एंगल जो है स्टार्टिंग से हम लोग लेते आ रहे हैं, टोटल एंगल आपका थीटा है। हम जानते हैं फॉर्मूला कि सर हमें फॉर्मूला पता है कि सर tan अल्फा इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ a sin थीटा डिवाइडेड बाय b प्लस a cos थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। मान के चलो मैंने स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है, किसी एक को बढ़ाना पड़ेगा, तो let's increase a। मान के चलो मैं a को इंक्रीज कर रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है कि a को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो अल्फा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ज्यादा बढ़ते रहनी चाहिए। क्यों? रिजल्टेंट वेक्टर a की तरफ शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो अगर a की तरफ शिफ्ट होगा तो अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि अल्फा b के साथ एंगल है। अगर r वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर a की तरफ जा रहा है दैट मींस अल्फा बढ़ना चाहिए। चेक कर लेते हैं। देखो तो जरा मैं tan अल्फा को ऐसे भी लिख सकता हूं, tan अल्फा इक्वल्स टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे से a को कॉमन उठाया b बाय a प्लस cos थीटा, ऐसे भी लिख सकता हूं। समझते जाओ, मैं दिमाग लगा रहा हूं। आपको भी फिजिक्स में अगर एक्सेलेंट करना है तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ऑल द टाइम। आपको तो तरीके ढूंढने पड़ेंगे किस तरह से चीजों को एनालाइज किया जा सकता है। ऐसे एनालाइज कर सकते हो आप। तो ऐसे यहाँ से a को कैंसिल आउट किया, a को कैंसिल आउट किया। अब जरा देखो, मैं नेक्स्ट पेज ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया tan अल्फा इक्वल्स टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय a b बाय a प्लस cos थीटा। अब देखो tan अल्फा इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय b बाय a प्लस cos थीटा, ये आ रहा है। अब मैंने कहीं क्वेश्चन में थीटा को चेंज नहीं किया है, a एंड b के बीच का एंगल मैंने कांस्टेंट रखा है। तो आप जरा देखो तो ये अगर थीटा मेरा कांस्टेंट है तो मतलब ये वाला टर्म ये मेरा कांस्टेंट है, ये वाला टर्म मेरा कांस्टेंट है। cos थीटा ये वाला टर्म भी मेरा कांस्टेंट है,
कांस्टेंट है क्योंकि मेरा थीटा कांस्टेंट है, ए और बी के बीच का एंगल मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, या तो यहाँ पे मैं बस ए को मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा हूँ, ए और बी के बीच के एंगल को चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो ये कांस्टेंट, दैट मींस अल्फा की डिपेंडेंसी पूरी की पूरी तरह इस वाली चीज पे आ गई, अल्फा की डिपेंडेंसी पूरी की पूरी तरह इस पे आ गई, बी बाय ए पे। अब बी बाय ए वाले टर्म को देखो, अगर आप ए को इंक्रीज करते हो, ए को अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये पूरा का पूरा टर्म, अगर आप ए को इंक्रीज करोगे तो ये पूरा का पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। दैट मींस ये पूरा का पूरा टर्म डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। अगर आप ए को बढ़ाते हो तो बी बाय ए की वैल्यू डिक्रीज करेगा। डिक्रीज कर रहा है मतलब कंप्लीट डिनोमिनेटर आपका डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कंप्लीट डिनोमिनेटर अगर आपका डिक्रीज कर रहा है दैट मींस आप बोलोगे कि अगर डिनोमिनेटर, ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज हो रहा है, पूरी पूरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं पूछूं 1/2 बढ़ा या 1 बाय, जैसे पूरी 1/2 बढ़ा कि 1/3 बढ़ा, आप बोलोगे 1/2 बढ़ा है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कम है। तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। दैट मींस tan अल्फा की वैल्यू जो होगी वो आपकी अप जा रही है, इंक्रीज कर रही है। अब tan अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करती है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, जैसे जैसे आप थीटा बढ़ाते जाते हो, एंगल बढ़ाते जाते हो, tan की वैल्यू बढ़ती जाती है। इसका मतलब वो tan अल्फा इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस अल्फा इंक्रीज कर रहा है, वही तो मुझे प्रूव करना था कि अगर आप b बाय a वाले टर्म में, वही तो मुझे प्रूव करना था कि अगर आप a को बढ़ाते जाते हो तो ये अल्फा बढ़ता जाएगा, दैट मींस रिजल्टेंट वेक्टर एक तरफ शिफ्ट होता जाएगा। मैंने प्रूव करके दिखा दिया, जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ। आप अगर ये स्टेटमेंट भी अगर याद रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इशू नहीं। अगर आप ये स्टेटमेंट भी याद रखोगे क्वेश्चन बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। रिजल्टेंट वेक्टर विल मूव इनफैक्ट टुवर्ड दैट वेक्टर व्हिच इज हायर इन मैग्नीट्यूड। ऐसे भी अगर आप याद रखोगे बन जाएगा। लेकिन अगर आप एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि ऐसे हुआ क्यों सर, तो उसके लिए मैंने पूरा आपको डेरिवेशन दिखा दिया किस तरह से आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि सर इस पे जितना हमने पैरेललोग्राम मेथड में पढ़ा है, पैरेललोग्राम मेथड में हमने जितना पढ़ा है उसके बिहाफ में क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं। जस्ट गिव मी 1 मिनट। मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसा दिया, क्वेश्चन पढ़ के जज करना, क्वेश्चन पढ़ना है और उसको जज कैसे करना यही सीखना है आपको। जेईई के लिए या नीट के लिए आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यही समझ जरूरी है। मान के चलो उन्होंने बोला कि 2 वेक्टर्स, उन्होंने बोला कुछ ऐसा कि 2 वेक्टर्स A and B are in such a manner, that resultant vector is making an angle of 90 degree with a vector के साथ 90 एंगल बना रहा है, and its magnitude is half of the magnitude of B vector. Then find out angle between A vector and B vector. जरा क्वेश्चन को आप जज करो। क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से जज कर लिया तो फिर आपका आधा सॉल्यूशन माइंड में बन जाएगा। उन्होंने बोला कि 2 वेक्टर A एंड B इस तरह से हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद A वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर। देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन A एंड B। हमेशा जब भी आप फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो आप पहले डायग्राम बना लेना सॉल्यूशन, जरा डायग्रामेटिक अप्रोच हमेशा, क्योंकि आप पैरेललोग्राम मेथड, ट्रायंगल मेथड पढ़ रहे हो, आपका अप्रोच डायग्रामेटिक होना चाहिए। नॉट इन दिस वेक्टर चैप्टर ओनली, आपके फिजिक्स के किसी भी चैप्टर में। मान के चलो एक वेक्टर A ऐसा लिया, ठीक है,
अब मुझे बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर, जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसके अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रा करना बोला। इसमें मतलब टू वेक्टर्स a and b is such a manner that the resultant vector making an angle of 90 degree to n b is trying to half the magnitude of b vector. Resultant vector is making an angle of 90 degree with a vector. तो रिजल्ट जैसा बोला है वैसे ड्रा कर लेते हैं यार। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका a वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब अभी तक हमने वेक्टर में क्या सीखा है पैरेललोग्राम मेथड में कि भाई रिजल्टेंट वेक्टर अगर दो वेक्टर a और b हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर के बीच से जाना चाहिए, बीच में किसी भी एंगल पे जाना चाहिए। तो अगर a इधर है रिजल्टेंट इधर है तो b वेक्टर कहीं इधर होना चाहिए यार, कहीं इधर होना चाहिए। कोई बोलेगा सर b वेक्टर इधर क्यों नहीं ले रहे हो, तो आप पैरेललोग्राम लॉ का वायलेशन कर रहे हो सर। पैरेललोग्राम लॉ मेथड क्या बोलता है, लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि आपका दो वेक्टर a और b है तो r वेक्टर उन दोनों के बीच में ही कहीं पे होगा, किसी एंगल पे होगा, ठीक है। तो b वेक्टर ऑटोमेटिकली मुझे पता है कि इसी तरफ इंक्लाइन होगा, ठीक। अब जरा देखो इसके बीच का एंगल मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूं, ठीक। मुझे थीटा ही कैलकुलेट करना है। उन्होंने बोला कि थीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब उन्होंने जो जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उन्होंने बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड r वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है, यही पूछा। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी होगी। मुझे एक चीज पता है कि सर ये वाला जो एंगल है ये आपने 90 डिग्री दे के रखा है, रिजल्टेंट वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल। और लास्ट क्लास या आज के रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं tan 90 डिग्री इक्वल्स टू लिख सकता हूं, अगर 90 डिग्री एंगल a के साथ है तो b को न्यूमरेटर रखना पड़ेगा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। tan 90 डिग्री इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूं। अब tan 90 अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब मुझे लगता है, अच्छा यहाँ पे tan 90 डिग्री की मैं बात करूं तो b sin थीटा डिवाइडेड a प्लस b cos थीटा। अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो tan 90 डिग्री की वैल्यू 1/0 टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, वो तभी पॉसिबल है जब a प्लस b cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, ऐसा लिख दिया मैंने जी। यहाँ से cos थीटा की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ या a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, a इक्वल्स टू माइनस ऑफ b cos थीटा, ऐसे करके इक्वेशन नंबर 1 ये बना लिया मैंने। मुझे थीटा निकालना है। अभी दूसरे इंफॉर्मेशन पे आएंगे कि मैग्नीट्यूड इज हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ b, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी तो मैंने उसको यूज नहीं किया है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये लिखते हो आप, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, r स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे लिख दिया हमने। अब रिजल्टेंट वेक्टर मैंने बोला b वेक्टर का हाफ है, ये हो जाएगा b स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दिया, प्लस b स्क्वायर, और देखो फिर से मैं a को क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ b cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ऐसे लिख दिया। यहाँ से आ जाओ, b स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू b स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक एक्स्ट्रा b यहाँ पे छोड़ दिया, एक्स्ट्रा b 2ab cos थीटा है ना, एक्स्ट्रा b यहाँ पे आएगा, b स्क्वायर को कॉमन उठा लेता हूँ मैं, ये बन गया मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यही बन रहा है। b स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, b स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ से आगे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, हाँ कैलकुलेशन क्या था, 1/4 आ जाएगा, 1/4 इक्वल्स टू, मुझे लगता है ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा बन गया। sin थीटा की दो वैल्यू पॉसिबल आ गई, sin थीटा इक्वल्स टू हाफ और sin थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। अब अगर आपको स्मार्ट
आप बोलोगे कि सर कल ही आपने बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल मैक्स टू मैक्स 180 डिग्री हो सकता है ना, उनके बीच का शॉर्टेस्ट एंगल लेना है। तो साइन थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती थीटा। और मुझे पता है कि साइन थीटा बेसिक मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, हर एक चीज को आप एनालाइज करो, कोई भी चीज बिना क्वेश्चन की एक्सेप्ट मत करना, मेरी बात समझना। अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी चीज को ऐसे ही बोलते रैंडम कि ऐसा होता है, नहीं। आप हमेशा कोई अगर बोलते कि नहीं साइन थीटा माइनस 1/2 पॉसिबल नहीं है, सीधे बोल जाओ साइन थीटा 1/2 ही पॉसिबल है। आप क्वेश्चन करना क्यों पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज को क्वेश्चन करना सीखो। तो जैसे देखो ये रहा, आप बोलोगे कि सर देखो कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ऐसे रहा, इनके बीच का एंगल ये, अगर मान के चलो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल ये रहता है। ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो सकता है। अगर ए वेक्टर है और ऐसे डाल दिया बी वेक्टर, तो ये वाला आपको थीटा लेना है, ये वाला आपको थीटा लेना नहीं है। तो मतलब आपको समझ में आया थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच ही हो सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती है। और मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहता है उसमें सारे पॉजिटिव रहते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक सब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, साइन और कॉसेक ये पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ मुझे पॉजिटिव वैल्यू 0 और 180 डिग्री की वजह से साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए मुझे इस वैल्यू को ही ऑप्ट करना है, इस वैल्यू को ऑप्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल कभी 180 डिग्री से ज्यादा नहीं ले सकते सर हम, उनके बीच के स्मॉलेस्ट एंगल को लेते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अब कोई बोलेगा साइन थीटा 1/2, थीटा की दो पॉसिबल वैल्यू 30 डिग्री और 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज 150 डिग्री। दो पॉसिबल वैल्यू कौन सा चूज करें सर? तो इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि डायग्राम बना लो। देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री ज्यादा है, इन दोनों में से आंसर कौन सा चूज करोगे आप? 150 डिग्री। सो थीटा एंगल, फाइनल आंसर आपका है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिस शुड बी इक्वल्स टू 150 डिग्री। हर एक चीजों को मैं तोड़ के बता रहा हूं जिससे आप समझने में आसानी है। अब कोई बोलेगा कि सर मैं इसको सिमुलेशन में देखना चाहता हूँ। देखो मान के चलो कि ये इसको क्या लिया था मैंने, हाँ बॉटम वाले को ए लिया था, इसको बी लिया था। तो जरा देखते हैं सिमुलेशन में, इसको ऐसे ऑन करके रखते हैं और देखते हैं सिमुलेशन। याद रखना बॉटम वाले को मैंने ए लिया था, इसको बी लिया था। इसको जरा बढ़ाते रहता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना। देखो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई वाला कंडीशन जो मैंने दिया था कि बी वेक्टर जो होना चाहिए वो आपका रिजल्टेंट वेक्टर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ होना चाहिए। वो कंडीशन अगर मैं लगाऊं यहाँ पे, ये वाली एंगल 150 डिग्री आपको दिख रहा है ना कि ऑलमोस्ट होगा कुछ ना कुछ। और अगर मैं वो दूसरा कंक्लूजन लगा दूं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का हाफ है, तो मेरा काम यहाँ पे आंसर अपने आप दिख जाएगा कि दिस एंगल विल बी 150। वैसे अभी आपको दिख रहा है, जनरलाइज्ड कंडीशन में भी दिख रहा है कि दिस वेक्टर, इसको मैंने बी वेक्टर बोला था, इसको ए वेक्टर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री ज्यादा और हमारा आया है आंसर 90 डिग्री ज्यादा, इट इज कमिंग एज 150 डिग्री। हो गया आंसर। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। अब सिमुलेशन में और भी कुछ चीजें अगर देखना चाहते हो तो देखो, थोड़ा रोटेट करके देखते हैं। आपको अभी तक जो चीजें मैंने बताई उसको जरा एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर दो वेक्टर हैं ए और बी वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो रिजल्टेंट वेक्टर एंगल वाइज पर लॉन्ग आएगा। फिर दूसरी चीज मैंने बताई कि दो वेक्टर लिया, उनके बीच के एंगल को फिक्स रखा। किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को अगर आप बढ़ाते जाओगे तो रिजल्टेंट वेक्टर उसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा, मतलब दूसरे से ज्यादा एंगल बनाते जाएगा, इससे इसकी तरफ शिफ्ट होता जाएगा। और अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर इसकी तरफ शिफ्ट होगा। मैंने प्रूव करके दिखा दिया। फिर उसके बाद मैंने एक एग्जांपल दिया। एग्जांपल में मैंने समझाया कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको पहले सोचना है कि हो क्या है। मैंने बताया कि एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, दूसरा वेक्टर है बी,
और उनका रिजल्टेंट इस टाइप से है कि वो ए वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। आपने क्वेश्चन इतना पढ़ा, आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ये वाला। आपने क्वेश्चन इतना पढ़ा, आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। मुझे जैसे ही मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया, मुझे एनालाइज हो गया कि सर बी वेक्टर कहीं इधर होगा, लिख लिया। उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मुझे क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ता गया। और नेक्स्ट इसमें कोई बोलेगा कि सर सिमुलेशन में और भी कुछ चीजें करके दिखाओ, जैसे देखो यहाँ ए और बी था। अब मान के चलो मैं इसको ना इधर थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आता हूँ, ऐसे लेके आया, तब भी देखो सेम तो चीज है। यहाँ पे आप थीटा ऐसे लोगे, इन दोनों के बीच के एंगल ऐसे, इस वाले एंगल को आप थीटा लोगे, R1 और R2 के बीच के इस वाले एंगल को थीटा लोगे। देखो इन दोनों के बीच में ही कहीं पैरेललोग्राम दिख भी रहा है कि पैरेललोग्राम बन रहा है। आप रोटेट करते जाओ, ऐसे आ रहा है, रोटेट करते जाओ, ऐसे आ रहा है, रोटेट करते जाओ, ऐसे आ रहा है। कल को डायग्राम दे दिया इस टाइप का, और उन्होंने बोला कि रिजल्टेंट वेक्टर इज कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, रिजल्टेंट वेक्टर इज कमिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब आपको पता है रिजल्टेंट वेक्टर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये वाला रेड कलर वाला वेक्टर कहीं इस क्वाड्रेंट या इस क्वाड्रेंट में कहीं होगा, या तो थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तभी रिजल्टेंट वेक्टर आपका आ रहा है उसमें, तभी आपका रिजल्टेंट वेक्टर उसमें आ रहा है, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चंस पे एक अलग से सीरीज भी आ सकती आएगी, मैं कुछ चीजें भी और सॉल्व करूंगा। एक और क्वेश्चन देख ही लेते हैं, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान के चलो उन्होंने बोला एग्जांपल कि टू वेक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, ऐसा बोल दिया। Two vectors are in the ratio of 3:5. If resultant vector is at मान के चलो उन्होंने ऐसा दे दिया कि टू वेक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, और उन्होंने ऐसा लिख दिया कि एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ऐसा लिख देता हूं, एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 37 डिग्री, ऐसा लिख दिया। देन फाइंड आउट द रेशियो of resultant vector with these two vectors, and also find out at what angle from these two vector resultant vector will be। जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझ लो। उन्होंने बोला है टू वेक्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, मतलब बताने की कोशिश कर रहे हैं दो वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड 3:5 के रेशियो में है, और उन्होंने बोला है एंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 37 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल 37 डिग्री है। तब उन्होंने बोला देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद दीस टू वेक्टर्स एंड आल्सो फाइंड आउट एट व्हाट एंगल फ्रॉम दीस टू वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी। कि रिजल्टेंट वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि वो इन दो के साथ किस रेशियो में है, और आपको ये भी बताना है कि रिजल्टेंट वेक्टर दोनों वेक्टर के साथ कितने एंगल पे है। जैसा क्वेश्चन में बताया गया उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट करेंगे। मैं हमेशा से स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले कोई एक वेक्टर ए मान लो, ऐसा कोई वेक्टर ए मान लिया, बोला है दोनों के बीच का एंगल 37 डिग्री है, तो बी वेक्टर को जैसा मान लिया, इनके बीच का एंगल 37 डिग्री है, मतलब थीटा आपको दे दिया गया है 37 डिग्री। अब बोला है ए एंड बी का रेशियो 3:5 है, मतलब अगर ए के मैग्नीट्यूड को मैं 3x मानूं और बी के मैग्नीट्यूड को अगर मैं बी के मैग्नीट्यूड को फिर मुझे 5x मानना पड़ेगा 3:5 के रेशियो में। उन्होंने बोला देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विद दीस टू। तो रिजल्टेंट वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ab cos थीटा, रूट ओवर ए स्क्वायर हो गया आपका 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3x इंटू 5x मल्टीप्लाई बाय cos 37 डिग्री, आप सबको पता होगा 4/5 होता है, 5 कैंसिल इट आउट, यहाँ से आ गया आपका रूट ओवर 34x स्क्वायर प्लस ये 24x स्क्वायर, ये बन गया, यहाँ से आ गया आपका कितना सर, आई थिंक 58x स्क्वायर, ये बन गया रूट 58x, ऐसा लिख सकते हो आप। रिजल्ट कितना आ गया, रेशियो अगर पूछना है आपको a रेशियो b रेशियो c अगर बोलना है 3:5 रेशियो रूट 58, ऐसा बोल दिया आपने। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि रिजल्टेंट वेक्टर बताओ कितने कितने एंगल पे है, आपका रिजल्टेंट वेक्टर ऐसा है, ऐसा है, ये लिया अल्फा, अब जरा कैलकुलेट करते हैं, जरा देखना, tan अल्फा, tan अल्फा tan अल्फा, एक मिनट जस्ट न्यू पेज ऐड कर लेता हूँ, अब यहाँ से tan अल्फा कैलकुलेट करता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू tan अल्फा, ध्यान से देखते रहना, मैंने बोला है अल्फा एंगल ए के साथ, मतलब बी वाले को न्यूमरेटर में रखना है, तो b sin 37 डिग्री, b sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय a प्लस b cos 37 डिग्री, ऐसा लेके चलना है। tan अल्फा इक्वल्स टू b की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी सर, b की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 5x, तो 5x sin 37 आ गया आपका 3/5 डिवाइडेड बाय a प्लस b, a कितना है सर आपका 3x प्लस b की वैल्यू 5x मल्टीप्लाई बाय cos 37 4/5, 5 कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से 5 कैंसिल आउट कर दो, tan अल्फा की वैल्यू चेक करते हैं, ये आ रहा है 3x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 4x 7x, ये आ रहा है x कैंसिल आउट, tan अल्फा की वैल्यू आ रही है आपकी 3/7। अब यहाँ से आप अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/7 ऐसे लिख सकते हो। अब जैसे मैंने अल्फा निकाल के दिया, आप बीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो सर, ये वाला एंगल बीटा है, बीटा के लिए आप वही a को रखोगे न्यूमरेटर में, तो tan बीटा b sin 37 डिग्री, सॉरी a sin 37 डिग्री, a sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय b प्लस a cos 37 डिग्री, ऐसा लिख दो आप, ऐसा लिख दिया आपने। अब सबकी वैल्यू आपको पता है, tan बीटा इक्वल्स टू a आपने कितना एज्यूम किया है सर, a आपने कितना एज्यूम किया है 3x, अब बोलोगे 3x sin 37 डिग्री हो गया 3/5 डिवाइडेड b की वैल्यू आपने मानी थी शायद 5x, b की वैल्यू आपने मानी थी 5x, तो 5x प्लस 3x cos 37 की वैल्यू 4/5, अब यहाँ से देख लो 9x/5 डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है सर 25 प्लस 12 37x डिवाइडेड बाय मिस्टेक हो गया a cos 37, हाँ 37x डिवाइडेड बाय 5, यही कुछ आ रहा है 37x डिवाइडेड बाय 5, 37x डिवाइडेड बाय 5 ये आ रहा है, 5 को आप कैंसिल आउट कर दो, x को कैंसिल आउट कर दो, यहाँ से वैल्यू आपकी आ रही है 9 डिवाइडेड बाय 37। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं सर, a sin 37 डिग्री डिवाइडेड बाय b प्लस a cos 37 डिग्री, a की वैल्यू है आपकी 3x, a की वैल्यू है आपकी 3x और b की वैल्यू है आपकी 5x प्लस 3x into 4/5 ऐसे करके आप निकाल सकते हो। So this is, so from here beta is coming as tan inverse 9/37, tan inverse 9 divided by 37, ये आ गया। तो आपको अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू आ गई, इन दोनों की। अगर आप सिमुलेशन में देखना चाहते हो सर ऐसा करके देख लो, इसको रख लो आप, देखो इसको रख लो आप 3, मैंने इसको 3 माना था, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे, तो मैंने इसको माना था आपको 3x, a को माना था 3x और b को माना था 5x, 3 और इसको मान लेता हूँ 5, 3x और 5x ऐसा मान लिया। थीटा की वैल्यू आ रही है 59.04 डिग्री, दैट मींस अल्फा जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, अल्फा जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है अल्फा
ये अल्फा, ये 59.03 है, दैट मींस ऑलमोस्ट क्लोज टू 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू आपकी √3 के बराबर ओके ओके, इनके बीच का एंगल 37 डिग्री रखना पड़ेगा ना मुझे, इन दोनों के बीच का एंगल को 37 डिग्री रखना पड़ेगा। अब 37 डिग्री यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते, यहाँ पे 37 डिग्री मार्क नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा कुछ रहेगा 37 डिग्री, कुछ ऐसा आप जूम कर लो तो आप देखोगे कि R1 प्लस R2 से बीच में आया, ये अल्फा कुछ हमने निकाला है। अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो है वो हमारा मैथ यहाँ पे बता दिया कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन है क्या। तो आपको मैंने आज की क्लास में बता दिया कि इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ मेथड के बेसिस पे आप कितनी सारी चीजें जज कर सकते हो, कितने भी टाइप के क्वेश्चन आए, मैं आपको बस यही बताऊंगा कितने भी टाइप के क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले ना डायग्राम बना लेना, जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना लेना। अगर उन्होंने बोला है ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, बना लेना परपेंडिकुलर। अगर उन्होंने बोला है कि नहीं ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है, कुछ 37 डिग्री का एंगल, तो बना लेना। उन्होंने बोला है अगर रिजल्टेंट वेक्टर आपका 90 डिग्री बना रहा है ए वेक्टर के साथ, वो भी बना लेना। जो भी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले डायग्राम बना लेना। और रही बात कि सर सिमुलेशन को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको गूगल पे आप जाओगे, बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ पे आप सिमुलेशन अचीव कर सकते हो। आप अगर चाहोगे तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं सिमुलेशन की लिंक भी डाल दूंगा, आप वहाँ से सिमुलेशन के को जज भी कर पाओगे कि अच्छा ओके सिमुलेशन हो कैसे रहा है। ठीक है, तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ, इससे आगे कीजिए फिर नेक्स्ट क्लास में। So that's all for today. Thank you all of you. But before telling thank you, once again I want to say कि अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाके उसको देख लेना, उसके बाद इस लेक्चर को देखना, आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। और दूसरी बात, आपके फ्रेंड्स जो प्रिपेयर वगैरह कर रहे हो अभी जेईई के लिए या नीट के लिए, उनसे आप वीडियो शेयर कर सकते हो, उनके लिंक शेयर कर सकते हो, उनको बोल सकते हो यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि अभी जस्ट बिगिनिंग है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया है, एक कंटिन्यूटी डेवलप करने की कोशिश कर लिया मैंने। तो जैसे जैसे चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, कंटेंट और ज़्यादा होता जाएगा, मैंने बोला टेस्ट पेपर भी डालूंगा मैं, डीपीपीज भी डालूंगा, नोट्स भी डालूंगा, सारी चीज़ें एक करके आती जाएगी। बस आप लोग देखते रहना, और इन केस इन डाउट्स, अगर किसी को कोई डाउट्स आया हो वीडियो देखने के बाद तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, we'll meet next once again after 1 or 2 days. So that's all. Thank you all of you. Thank you very much. Have a good time. Thank you.